Hello friends, so I'm back with a new session on Citizenship and Citizenship Amendment Act। देखिए बिकॉज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो सीए है बहुत ही न्यूज़ में रहा है, तो इसलिए जो एंट्रेंसेज है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इन पर क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे नए सेशंस को। तो हमारा जो पहला सवाल उठता है कि वाई डू वी नीड सिटीजनशिप, अब हमें ज़रूरत क्यों है सिटीजनशिप को डिटरमाइन करने की, पता करने की। बिकॉज हर किसी सिटीजन को अपनी अपनी कंट्री में कुछ सर्टन राइट्स होते हैं जो वहाँ के सिर्फ सिटीजन्स को ही अवेलेबल होते हैं। तो वो हर कोई पर्सन, हर किसी कंट्री का पर्सन उस कंट्री में जाकर एंजॉय नहीं कर सकता है। जैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखें, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अंदर आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही अवेलेबल हैं। और हम जब ये दूसरी लाइन में देखें तो ये आर्टिकल 14, 20, 21, 22 ये सभी राइट्स हैं सिर्फ सभी पर्सन्स को अवेलेबल हैं, एक्सेप्ट ये हमारे एनिमी एलियंस को अवेलेबल नहीं है। ठीक है, एनिमी एलियंस को, ठीक है, एनिमी एलियंस हम अभी आपको बताएंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्लाइड है देखिए, उसके बाद आ जाता है कि जो सिटीजन्स होते हैं वो हर किसी कंट्री में दो टाइप के होते हैं। सिमिलरली इंडिया में भी जो पीपल होते हैं, एक सिटीजन्स होते हैं और एक एलियंस होते हैं। सिटीजन्स का मतलब है जो फुल मेंबर्स हैं इंडियन स्टेट के, ठीक है, पूरे भागीदार हैं कंट्री के, और साथ साथ वो उनके पास सभी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं, सभी राइट्स हैं। पॉलिटिकल राइट्स में आपको एग्जांपल दें तो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स ही इंडिया में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इनके इलेक्शंस लड़ सकते हैं। ठीक है, एलियंस जो होते हैं वो दूसरी स्टेट के, दूसरी किसी कंट्री के, यहाँ पर जो स्टेट का मतलब है, स्टेट का मतलब कंट्री है। ठीक है, तो वो दूसरी किसी कंट्री के सिटीजन्स होते हैं और उनके पास सभी पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब जब हम एलियंस की बात करेंगे तो एलियंस दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं एनिमी, ठीक है, एक होते हैं फ्रेंडली। ठीक है, अब इनमें फ़र्क क्या है? एनिमी एलियंस वो एलियंस हैं जिसके साथ इंडिया जैसे हमारी कंट्री है वो वॉर में है। ठीक है, तो उन जो जिस भी कंट्री के साथ हमारी कंट्री वॉर में है, वॉर हो रही है, तो वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो एनिमी एलियंस हैं, जिनके साथ अच्छे संबंध हैं वो फ्रेंडली एलियंस हैं। इसलिए जो राइट्स हैं 14, 20, 21 ये सिर्फ हमारे फ्रेंडली एलियंस को ही अवेलेबल हैं, इसलिए हम इसको ऑल पर्सन्स कहते हैं, मगर ये सिर्फ एनिमी एलियंस नहीं आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट कि कुछ फैक्ट्स हैं हमारे रिलेटेड टू इंडियन सिटीजनशिप। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है। देखिए, जैसे हमारे देश में जैसे हम अमेरिका का एग्जांपल लें तो अमेरिका में क्या है कि एक पर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की अलग से सिटीजनशिप लेनी पड़ती है और स्टेट गवर्नमेंट की जहाँ पर वो रह रहा है। जैसे कि एक पर्सन है वो यूपी में रहता है तो वो इंडियन गवर्नमेंट से भी ले रहा है अपनी सिटीजनशिप और यूपी गवर्नमेंट से भी ले रहा है, तो वो ड्यूल सिटीजनशिप कहते हैं उसे। ठीक है, मगर हमारे भारत में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है कि आपने केंद्र सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपने जो मोदी जी से आपने ले ली है सिटीजनशिप, तो आप किसी भी भाग में किसी भी स्टेट में रह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा संविधान है वो उसका जो फॉर्मेशन किया गया है वो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने फॉर्मेशन करा है। तो ये जो फीचर है सिंगल सिटीजनशिप का, वो हमारा जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये फीचर लिया गया है। उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, उसी के पास एक्सक्लूसिव राइट है कि वो क्वेश्चन ऑफ सिटीजनशिप को डिटरमाइन करे, उसके बारे में रूल्स बनाए। ठीक है, पार्लियामेंट का पूरा अधिकार है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इससे अंदर किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। ठीक है, और जो यूएसए है वो उसको फेडरल स्टेट्स में, अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कई बार कि कौन से स्टेट्स में ड्यूल सिटीजनशिप होती है, जहाँ पर फेडरल स्टेट्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट हैं। ठीक है, लाइक यूएसए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे आ जाता है
कि अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को हम देखेंगे तो जो पार्ट 2 है वो सिटीजनशिप को डिफाइन करता है। पार्ट 2 के अंदर सिटीजनशिप है फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11। पार्ट 1 क्या था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4। ठीक है, तो अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिटीजनशिप को दो तरीके से डील करता है। एक पहला तरीका ये है कि वो कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन्स को वो सिटीजन्स बता रहा है जब हमारा संविधान लागू हुआ। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे वाले दिन हमारा संविधान लागू हुआ। उस डे को जो हमारा संविधान है कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन्स को सिटीजन्स कह रहा है। ठीक है, और बाकी पावर्स उसके अलावा दूसरी कैटेगरी के पर्सन्स वो हैं जिनको हमारी पार्लियामेंट नए रूल्स बनाकर उनकी सिटीजनशिप को उनको देगी और उनकी सिटीजनशिप उनसे लेगी। ठीक है, तो वो पार्लियामेंट को पावर दी है। तो अभी हम हमारे पहले पार्ट पर बात करेंगे कि सिटीजनशिप किसको मिलेगी, सिटीजन्स कौन कहलाएंगे जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कमेंस होगा, शुरू होगा। ठीक है, जो इस दिन हमने अडॉप्ट करा था कि कौन पर्सन जो इंडिया की टेरिटरी में है या बाहर है ये वो 26 जनवरी 1950 को कौन सिटीजन्स कहलाएगा, भारतीय नागरिक कहलाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद ये आ जाता है कि 4 कैटेगरी ऑफ पर्सन्स हैं जो सिटीजन्स कहलाएंगे एट इट्स कमेंसमेंट 26 जनवरी 1950 को। ये हमारे भारतीय संविधान में लिखा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है आर्टिकल 5 दैट इज़ पर्सन्स डोमिसाइल इन इंडिया। ठीक है, अब इधर डोमिसाइल का मतलब क्या है, डोमिसाइल का मतलब है परमानेंट होम। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डोमिसाइल का मतलब क्या कह रहा है। ठीक है, तो जो इसका मतलब है परमानेंट होम। ठीक है, तो परमानेंट होम तो है पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया। अब इसमें या तो उसका इधर जन्म हुआ हो या उसके कोई पेरेंट इंडिया में हो, इंडियन सिटीजन हो, या वो इंडिया में 26 जनवरी 1950 से 5 साल कम से कम रह रहा हो। ठीक है, उससे पहले। तो ये इतनी डिटेल में हमने इतना नहीं जाना है, तो हमने सिर्फ देखना है कि पर्सन्स डोमिसाइल इन इंडिया। ठीक है, डोमिसाइल का मतलब है परमानेंट होम और द पर्सन रेजिडिंग एट अ प्लेस विद द इंटेंशन ऑफ लिविंग देयर परमानेंटली। ठीक है, सेकंड आर्टिकल जो है 66 है, आर्टिकल 6 वो कहता है कि पर्सन्स माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, अब इधर एक जो डेट आ जाती है हमारी, जो इम्पॉर्टेंट डेट आ जाती है इससे रिलेटेड, जो आर्टिकल 6 से रिलेटेड है, वो आती है हमारी 9/7/1948। ठीक है, अब ये 9/7/1948 का मतलब ये है कि जो पर्सन्स इससे पहले या इससे बाद में, ठीक है, माइग्रेट हुए हैं, ठीक है, फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि व्हाट इज़ द डेट एसोसिएटेड विद आर्टिकल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो 19 जुलाई 1948 इतना याद रखना है कि पर्सन उस इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो हमारा आ जाता है पर्सन्स माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, बट लेटर रिटर्न्ड। ठीक है, कि कुछ जो इंडियंस हैं वो पाकिस्तान में माइग्रेट करा था जिन्होंने, और वो बाद में वापस आ गए। ठीक है, तो इसकी जो डेट है वो है हमारी मार्च 1947, 1 मार्च 1947। ठीक है, ये हमारी डेट है जो हमने याद रखनी है कि जो इससे पहले आया, जो इससे बाद में आया। और एक जो चीज़ हमने दूसरी चीज़ याद रखनी है कि आर्टिकल 7 ओवरराइड आर्टिकल 5 और 6। ठीक है, ये ओवरराइड करता है, जो हम ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आर्टिकल 5 और 6। ठीक है, और इसमें क्या है, क्यों आर्टिकल 5 और 6 करता है कि जो पर्सन्स को 5 और 6 में मान लीजिए सिटीजनशिप मिल रही है मगर वो 7 के अंदर फेल हो रहे हैं, तो उस पर्सन को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, आर्टिकल 8 क्या कहता है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रेसिडिंग आउटसाइड इंडिया, कि जो पर्सन्स इंडिया के हैं मगर बाहर रह रहे हैं, बाहर वो किसी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रह रहे हैं या किसी एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए रह रहे हैं या मैरिज पर्पज़ के लिए रह रहे हैं। ठीक है, तो उनको सिटीजनशिप का प्रावधान है। तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8 के अंदर ये 4 कैटेगरी ऑफ पर्सन्स हैं
4 कैटेगरी ऑफ पर्सनस हैं जिनको 26 जनवरी 1950 को कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इन कैटेगरी ऑफ पर्सनस को इंडियन सिटीजनशिप कहा गया, ठीक है, और उनको सिटीजनशिप मिली, ठीक है। अब जो हमारे नेक्स्ट आर्टिकल्स हैं हमारे सिटीजनशिप के, आर्टिकल 9 कहता है कि पर्सन्स वॉलेंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स, कि वॉलेंटरली का मतलब अपने आप से, ठीक है, कि जिन पर्सन्स ने अपने आप दूसरी कंट्री की किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ली है तो वो भारतीय नागरिक नहीं कहलाएंगे। सिंपल सी बात है। आर्टिकल 10 कहता है कि जितने भी आपके राइट्स हैं नागरिकता से संबंधित वो कंटिन्यू रहेंगे, मगर उसके ऊपर पार्लियामेंट की लॉज एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। तो जो आर्टिकल 10 है वो क्या बात कर रहा है, पार्लियामेंट को लॉ मेकिंग पावर दे रहा है, ठीक है, जो कि इंडियन सिटीजनशिप्स को सिटीजन्स पर एप्लीकेबल होगी, ठीक है। आर्टिकल 11 कह रहा है कि जितनी भी जो पार्लियामेंट है वो राइट ऑफ सिटीजनशिप को अपनी लॉ मेकिंग प्रोसेस से रेगुलेट करेंगी, ठीक है। जो आर्टिकल 11 है वो पार्लियामेंट को सिटीजनशिप से रिलेटेड पावर को, जो लॉज को बनाने की बात कर रहा है, साथ साथ उसे इन्फोर्स भी कर रहा है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट है, देखिए हमने अभी तक जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला नज़रिया है, जिन जिन कैटेगरी ऑफ पर्सन्स को कॉन्स्टिट्यूशनली सिटीजनशिप मिली 26 जनवरी 1950 को, और अदरवाइज़ जो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं, उसके अलावा किस किस तरीके से इंडियन सिटीजनशिप को लिया जा सकता है या इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ा जा सकता है, वो पार्लियामेंट बताएगी। वो भी हमारे इस जो इसमें बताया गया है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, ठीक है। तो ये जो सेकंड है वो क्या है, आर्टिकल 11 है बेसिकली, ठीक है। ये आर्टिकल क्या है, 11 है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि अब जो हमारा ये आर्टिकल 11 है, इसके अंडर हमारी पार्लियामेंट ने क्या करा, सिटीजनशिप एक्ट पास करा, जिसके थ्रू वो किसी को सिटीजनशिप दे सकें और किससे ले सकें, ठीक है। तो सिटीजनशिप एक्ट, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। और इसे साइंडर एक्ट भी कहते हैं बिकॉज इसे होम्स, ठीक है, होम्स साइंडर ने प्रपोज करा था, ठीक है। होम्स साइंडर ने प्रपोज करा था, होम्स पी साइंडर इनका पूरा नाम है, ठीक है। इसलिए तो इन्होंने इसको प्रपोज करा था, इसलिए जो है हमारा इसे साइंडर एक्ट भी कहा जाता है। उसके बाद अब एक्विजिशन 5 तरीके से होती है, लॉस 3 तरीके से होता है, लॉस ऑफ सिटीजनशिप एंड एक्विजिशन। एक्विजिशन बाय बर्थ, ठीक है, कोई जन्म के अधिकार के बेसिस पर ले सकता है, इसके भी कुछ रूल्स हैं, इसको डिटेल में जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बाय डिसेंट, मतलब कि बाय डिसेंट, या इसे हम कह सकते हैं हेरिडिटी, मतलब कि अपने पूर्वजों से आप ले सकते हैं, तो अब देख लीजिएगा। बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। तो आपको सिर्फ इनके 5 नाम याद रखने हैं कि किस तरीके से एक्वायर किया जा सकता है, सिटीजनशिप को लिया जा सकता है। लॉस कैसे होगा, रिनंसिएशन, ठीक है, टर्मिनेशन एंड डेप्रिवेशन। तो ये जो लॉस के 3 वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो सी कि लॉस ऑफ सिटीजनशिप का मतलब है सिटीजनशिप कैसे कैसे जा सकती है। रिनंसिएशन का मतलब है कि कोई पर्सन दूसरी कंट्री की अपनी मर्जी से सिटीजनशिप ले रहा है और इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ रहा है। मगर टर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि किसी पर्सन ने और कभी जब किसी कंट्री की सिटीजनशिप लेगा, चाहे वो खुद वॉलंटरीली उसको ना छोड़े, वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन नहीं कहलाएगा। सीजीज का मतलब वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी उसकी सिटीजनशिप, ठीक है, ऑटोमेटिकली। और डेप्रिवेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए कि उसने वो सिटीजनशिप फ्रॉड कर ली है या किसी तरह की डिसलॉयलिटी दिखाई है अपने देश को, ठीक है, या उसने अनलॉफुली किसी एनिमी कंट्री के साथ ड्यूरिंग वॉर ट्रेड करा है या कम्युनिकेट करा है, ठीक है, या विद इन 5 ईयर्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, अपने 5 ईयर्स के बाद नेचुरलाइजेशन के बाद, ठीक है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन वो 2 साल तक किसी कंट्री में जेल में रहा है, ठीक है, और या वो किसी ऑर्डिनरी रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर्स की वो 7 ईयर्स से कंट्री के बाहर और वहाँ पर ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह रह रहा है, तो वो डेप्राइव हो जाएगी, उसकी सिटीजनशिप लॉस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 6 कैटेगरी ऑफ पर्सन्स को, 6 कम्युनिटीज़ को, हिंदू, जैन, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट को, जो इंडिया में आए हैं
पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से दिसंबर 31, 2014 तक उनको सिटीजनशिप देता है, ठीक है। और ये जो पर्सन्स वहाँ से आ रहे हैं उनको सेल्फ डिक्लेरेशन करनी है, मतलब कि एक शपथ पत्र लिखना है कि वो वहाँ पर रिलीजियस प्रोसिक्यूट करे गए हैं। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है कि एक सिस्टमैटिक मिस ट्रीटमेंट दिया गया है उनको, इंडिविजुअल्स को, क्योंकि वो किसी एक रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उनका वहाँ पर उत्पीड़न हुआ है, ठीक है। उन्हें ये सेल्फ डिक्लेयर करना पड़ेगा और साथ साथ में एक लीगली एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट, मतलब कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि वो इस कट ऑफ डेट से पहले इंडिया में आ चुके हैं या आए थे, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है कि ये जो 6 कम्युनिटीज़ हैं इनको सिर्फ आने के बाद, इस डेट के आने के बाद, ठीक है, जो हमारी दिसंबर जो 31 दिसंबर 2014 के बाद सिर्फ 5 साल शो कर रहा है कि वो भारत में रहे हैं। ये पहले लिमिट 11 ईयर्स थी। और अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो किस किस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। ये जो एरियाज़ ऑफ असम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, ये जो एरियाज़ हैं ये हमारे 6th शेड्यूल में हैं, ठीक है। 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये ध्यान रखना है। कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से शेड्यूल में जो CAA है नहीं एप्लीकेबल होता है, तो 6th शेड्यूल में असम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा है, आप अपनी पॉलिटी में देख सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा कि जो ये और इनर लाइन परमिट एरिया में भी एप्लीकेबल नहीं होता है। और इनर लाइन परमिट एरिया के अंदर ये 3 एरियाज आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिज़ोरम, ठीक है। इनर लाइन परमिट का मतलब है ये वो एरिया है जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे बंगाल ईस्टर्न बॉर्डर रेगुलेशन के अंडर अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए, जो आज तक कंटिन्यू है। और इन एरियाज़ में जाने के लिए किसी भी सिटीजन को, किसी दूसरी सिटीजन को, इंडियन सिटीजन को उस स्टेट में जाने के लिए वहाँ पर पहले इनर लाइन पास लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है CAA यहाँ पर सिटीजन्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, एक तो 6th शेड्यूल के अंदर और दूसरा इन 3 एरियाज़ के अंदर जो इनर लाइन परमिट एरियाज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंडीशन फॉर बिकमिंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बर्थ जो है वो कंडीशन है, डेसेंट भी है, नेचुरलाइजेशन भी है, तो एक्वायरिंग प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट टू प्रिस्क्राइब कंडीशन एज फॉर एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, कि कौन कंडीशंस को बताता है। वो हमारा आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को पावर देता है, तो पार्लियामेंट कंडीशंस को बताता है, तो ए इज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि टू एक्वायर, देखिए कि रजिस्ट्रेशन से हमें सिटीजनशिप लेने के लिए कितने साल रहना ज़रूरी है बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन, ये हमारा है 5 ईयर्स, ठीक है। तो डी इज आंसर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है कि हाउ अ पर्सन कैन बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ़ ही बोर्न अब्रॉड, की वो, ठीक है। तो ये जो है हमारा कि या उसका मदर या उसकी फादर वो सिटीजन हो एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ या हर बर्थ, ठीक है। ये जो है पहले क्या था कि फादर का इंडियन सिटीजनशिप होना, जो इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी था, मगर जो 1992 के अंदर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके अंदर इसे ये कहा गया था कि ये विमेंस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविज़न है, इसलिए इधर फादर और मदर कर दिया गया, पहले सिर्फ ये फादर ही था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि कौन फर्स्ट सिटीजनशिप, हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली सभी को पता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि ए गुड सिटीजन, ए गुड स्टेट मेक्स अ गुड स्टेट और बैड सिटीजन मेक्स अ बैड स्टेट, तो ये किसका स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, एरिस्टोटल का है, खासकर LLB एंट्रेंसेस में। उसके बाद आ जाता है कि बाय विच मोड की कैन सिटीजनशिप बी एक्वायर्ड, ठीक है। बर्थ से भी सिटीजनशिप ली जा सकती है, हेरिडिटी या डिसेंट एक ही मतलब है, रजिस्ट्रेशन से भी ली जा सकती है, रिक्वेस्ट से नहीं ली जा सकती है, ठीक है। तो सी इज़ द आंसर, 1 2 3, ठीक है। तो सी इज़ द आंसर। उसके बाद में आ जाता है कि नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ़ ही हैज़, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब इसमें कोई भी प्रोविज़न नहीं है। थर्ड इज अब कि जिसने वॉलंटरली दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ली है तो वो ऑटोमेटिकली उसकी जो सिटीजनशिप है वो क्या हो जाएगी, ठीक है। वो क्या करेगा, ये रिनंसिएशन कर रहा है, रिनंसिएशन, ठीक है। तो सी। उसके बाद
जो है ड्यूल सिटीजनशिप इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर कहाँ पर, फेडरल सिस्टम में, जैसा हमने पढ़ा है, ठीक है, बी, ठीक है, फेडरल सिस्टम लाइक यूएसए, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकम एप्लीकेबल इन विद द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 1950 आंसर, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है कि सिंगल सिटीजनशिप कौन सी कंट्री से लिया गया है। भाई देखिए ब्रिटेन से लिया गया है वैसे, मगर कनाडा में भी है, तो इसमें ये चीज़ हमारी काफ़ी जगह मेंशन है, तो हम इसको बोथ ए एंड बी कहेंगे। पहली प्रेफरेंस हमने ब्रिटेन को देनी है, मगर कनाडा में भी सिंगल सिटीजनशिप है और यहाँ से भी ये इंस्पिरेशन ली गई है। उसके बाद आ जाता है हमारा कि कौन सा आर्टिकल है जो राइट्स ऑफ सिटीजन्स के कुछ सर्टन पर्सन्स को, कि जो इंडियन ओरिजिन के हैं मगर भारत से बाहर रह रहे हैं, वो डील करता है। आर्टिकल 8 है जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। आर्टिकल 8 क्या कहता है, सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रेजिडिंग आउटसाइड इंडिया, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है कि कौन सा जो आर्टिकल है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है, आर्टिकल 5, ठीक है। आंसर इज ए। नेक्स्ट है हमारा कि इन इंडिया पावर टू ग्रांट सिटीजनशिप लाइज विद द विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इधर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। आपने देखा होगा सीए के मोस्टली जो हमारे आंसर्स हैं जो होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह हैं वो मोस्टली पार्लियामेंट में देते हैं, ठीक है। तो पावर ऑफ ग्रांटिंग द सिटीजनशिप किसके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। उसके बाद आ जाता है कि भी इंडियन सिटीजनशिप कैसे टर्मिनेट की जा सकती है, कैसे टर्मिनेट होती है, ठीक है। यदि वो वॉलंटरली दूसरी सिटीजनशिप ले ले किसी कंट्री की, ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद या वो सिटीजनशिप थ्रू रजिस्ट्रेशन है वो सेंटेंस हो जाए 10 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 10 ईयर्स का नहीं था, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये दिस इज़ रॉन्ग, ये सही है। उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेटिस्फाइड दैट द सिटीजनशिप वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉड, ये सही है, इससे भी लॉस हो सकता है। या पर्सन किसी एनिमी कंट्री के साथ इंगेज है, तो सेकंड नहीं है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, तो आंसर इज सी, ठीक है। सो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। सो यदि किसी या इफ़ एनीबडी हैज़ एनी डाउट और हैव एनी सजेशन फॉर द चैनल, प्लीज़ डू कमेंट इन द comment section below, and please like the video and share the video and subscribe my channel for further updates.